नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप जुड़ चुके हैं डेली लाइन के डेली डिस्कशन के साथ। और डेली डिस्कशन में चर्चा लोकसभा चुनाव 2024 के आखिरी रण की और इसके बाद उत्तर प्रदेश की तस्वीर करेंगे। पूरे देश की भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले यूपी की बात करेंगे। आज 7वें चरण का मतदान चल रहा है जब हम लोग ये बातचीत कर रहे हैं, और आज 6:30 बजे के बाद से एक जो मोटा मोटी तस्वीर है, जो एग्जिट पोल्स की तस्वीर है, वो सामने आ जाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या कुछ होने जा रहा है, क्या माहौल रहा इस पूरे इलेक्शन में, और बीजेपी को नफा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, उसके अलायंस की क्या स्थिति है, इंडिया अलायंस यानी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश में 7 चरण के मतदान के बाद, इस पर चर्चा करेंगे। आज 7वें चरण में 13 लोकसभा सीटों पर मतदान है। हाटकोट पूर्वांचल इलाके में मतदान है। बलिया, गाजीपुर, घोसी, सलेमपुर, देवरिया, बांसगांव, गोरखपुर, इन तमाम सीटों पर मतदान चल रहा है। लेकिन बात पूरे उत्तर प्रदेश की करेंगे। हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है एक नए डिस्कशन में। चुनाव का शोर खत्म और आने वाले कुछ घंटों में मतदान भी खत्म, यानी कि 2024 का रण पर विराम लग गया। अब जो है परीक्षा दे दी, अब कॉपी चेक हो गई, अब नतीजे आएंगे, रिजल्ट बताया जाएगा 4 तारीख को कि कौन कितने पानी में है। उत्तर प्रदेश में क्या है? देखिए, 4 तारीख को तो नतीजे सामने आ जाएंगे, कॉपियां चेक हो जाएंगी और मुझे लगता है दोपहर बाद तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। आप उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा सूबा है, 80 लोकसभा की सीटें हैं और ये तय करता है, बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इंडिया अलायंस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो यहाँ से मैक्सिमम सीटें जीतेगा उसकी पिक्चर और टैली दोनों अच्छे होंगे। बीजेपी की अगर बात करें तो 75 सीटों पर लड़ रही है, 5 सीटें उनके सहयोगी पार्टी लड़ रहे हैं। बीजेपी के सामने चुनौती इस बार पहले चरण में देखने को मिली है और आखिरी चरण में कुछ हद तक देखने को मिल रही है। बीच में स्लाइटली डाउन हुआ था, दूसरे तीसरे चरण में बीजेपी के लिए माहौल थोड़ा सा डाउन हुआ था, देश में भी और उत्तर प्रदेश में भी। लेकिन मुझे याद है कि चौथे चरण के बाद से जो फिर से मोमेंटम आया है वो उनके लिए फायदेमंद दिख रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग मुद्दे थे, अवध के अलग मुद्दे थे, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 2 हिस्से हैं, दोनों में अलग अलग मुद्दे रहे, बुंदेलखंड के अलग अलग मुद्दे रहे। लेकिन बड़े तौर पर जो तमाम लोगों से बातचीत के बाद निकल के सामने आया है कि मोदी का चेहरा काम कर रहा है। आपके मुद्दे अलग अलग हो सकते हैं, आप अलग अलग विषयों को लेकर के, प्रत्याशियों को लेकर के नाराजगी रहे लोगों में, बिल्कुल है। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए मोटे तौर पर और अवध में प्रत्याशियों को लेकर नाराजगी के बावजूद मतदाताओं ने बीजेपी को जम करके वोट किया है। अब कई लोग कई तरीके की बातें कर रहे हैं कि अलग अलग जातियों ने आरक्षण के मुद्दे पर जिस तरीके से नाराजगी दिखाई है वो बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन ये साबित नहीं हो पाया, दिख नहीं पाया है, अभी तक स्थापित नहीं हो पाया है कि जो ये बार बार ये आई थी बात कि आरक्षण में बदलाव कर देगी भाजपा, संविधान बदल देगी। एक ऐसा मुद्दा जरूर था ये कि बार बार भाजपा के बड़े नेताओं को, प्रधानमंत्री को सफाई देनी पड़ी इस पे कि हम ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे जो आप समझिए जो निचली जातियां हैं जिनको इसका लाभ मिलता रहा है, वहां तक ये बात पहुंच गई थी। उनको फिर भी मुझे लगता है काफी हद तक भाजपा समझा पाने में कामयाब हुई कि हम ऐसा कुछ करने नहीं जा रहे हैं। अगर नहीं समझा पाती तो नुकसान इस बार का चुनाव देखिए, ये कहा गया कि बीजेपी जो है बहुत मुश्किल में है, चुनाव हार सकती है। आज बैठक भी इंडिया अलायंस के नेताओं की बैठक भी है। कल केजरीवाल का बाहर रहने का आखिरी दिन है, इसलिए कहा गया कि आज बैठक है। उस पर पता चला कि चर्चा हुई कि क्या किस तरीके से हमने चुनाव लड़ा और क्या सबको लग रहा है, इस पर चर्चा हुई। जो चर्चा हम और आप कर रहे हैं, यही चर्चा इंडिया अलायंस के नेताओं में। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि ऐसा क्यों लगा इंडिया अलायंस के नेताओं को, खास तौर पर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूंगा, कि ऐसा क्यों लगा कि वो बीजेपी को ज्यादा मजबूती से टक्कर देने में की स्थिति में है या हराने की स्थिति में है, वो भी तब जब उनके पास ना तो नंबर है उस तरीके के वोट शेयर का, यानी कि सपा और कांग्रेस का जो कॉम्बिनेशन है वो यूपी में कम से कम बहुत अच्छा नहीं है। ये आप किसी से भी पूछ लीजिए जितना अच्छा सपा और बसपा का कॉम्बिनेशन था। मोटा मोटी ये कॉम्बिनेशन कास्ट इक्वेशन को लेकर के साथ में नहीं था। उसके बावजूद इंडिया अलायंस आखिर
इस तरीके से इतना कॉन्फिडेंस में क्यों लग रहा है कि वो यूपी जी जीतने जा रहा है? देखिए देखिए बिल्कुल, मैं जिस बात से मैंने खत्म किया था उसी से मैं शुरू करूंगा। इनके इस कॉन्फिडेंस की बड़ी वजह यही है कि इनको ऐसा लगता है कि जो ग्राउंड लेवल पे जो दलित हैं, जो ओबीसीज हैं, वो इनसे जुड़ रहे हैं, एग्रेसिवली जुड़ रहे हैं। इसलिए क्योंकि आरक्षण वाली बात जो राहुल गांधी लगातार कह रहे थे, अखिलेश यादव कह रहे थे, संविधान को खत्म कर देने वाली बात जो नीचे स्तर पे ले जाई गई, पहुंचाई गई कि देखिए दलितों और ओबीसीज का जो हक है वो खत्म कर दिया जाएगा, आरक्षण बदल दिया जाएगा, संविधान खत्म कर दिया जाएगा। इनको लगता है इनके पास हो सकता है ऐसे संदेश पहुंचे हों, मैसेजेस पहुंचे हों कि भाई नीचे बड़ा रोष था, बहुत आक्रोश था और हर कम्युनिटी के लोग, हर जाति और बिरादरी के लोगों ने खुल करके वोट किया है इंडिया अलायंस को। इवन दो जो बीएसपी का अपना कोर वोटर था, सपा और कांग्रेस गठबंधन को ऐसा लगता है कि बीएसपी का कोर वोटर जो है संविधान बचाने के नाम पे और आरक्षण बचाने के नाम पे इस बार बसपा को नहीं, इस बार गठबंधन को वोट दे रहा है। हो सकता है इनके पास रिपोर्ट्स हो सकता है कुछ जगहों पे फैक्ट हुआ भी हो, इसका असर भी देखने को मिला हो और इसीलिए मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री और भाजपा के बड़े नेताओं को कई जगह सफाई देनी पड़ी। उत्तर प्रदेश की मैं मोटे तौर पर बात कर रहा हूं, इसका बड़ा असर था, लेकिन ये काफी नहीं है, ये काफी नहीं। आप सोचिए कि मुस्लिम आरक्षण वाली बात आ गई, ठीक है, इनहेरिटेड टैक्स की बात आ गई, बीजेपी की जो अपनी योजनाओं का लाभ जो नीचे ग्राउंड लेवल पे जो सबसे ज्यादा मिल रहा है इन्हीं जातियों को मिल रहा है, ठीक है। तो ये सब दो तीन चीजें ऐसी हैं और प्रधानमंत्री के चेहरे पर आज भी उनके नाम पर लोग वोट दे रहे हैं। ये दो तीन चीजें ऐसी हैं, शायद ये भी उसी के बराबर पहुंचती हैं और उस फैक्टर को न्यूट्रलाइज करती हुई दिख रही हैं। मुझे अभिषेक भाई एक चीज अभी तक समझ में नहीं आई इस पूरे चुनाव में कि 5 साल में ऐसा क्या बदला। बीजेपी ने कई सारे कैंडिडेट के टिकट उत्तर प्रदेश में भी काटे, बाहर भी काटे और बीजेपी के खिलाफ कम से कम ग्राउंड पर कभी भी पूरे चुनाव में कोई ऐसी लहर नहीं देखने को मिली कि ये बीजेपी के खिलाफ कोई ऐसी लहर बनाने में कामयाब हुए इंडिया अलायंस के नेता या उनके जो कैंडिडेट जो अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में उतारे गए। इसके ठीक अपोजिट अगर बात करें तो लोकल कैंडिडेचर के खिलाफ बीजेपी में थोड़ी बहुत नाराजगी जरूर देखने को मिली। उसके बावजूद वहां पर वो टर्नआउट भी नहीं देखने को मिला वोटर्स का वोटिंग के दिन। ये जो टर्नआउट है और बीजेपी के कैंडिडेचर के खिलाफ की जो नाराजगी है, दो, और तीसरी चीज जो आप बता रहे हैं नैरेटिव कि क्या जातीय ध्रुवीकरण में लिपटा उत्तर प्रदेश जैसा राज्य 5 साल में इतना ज्यादा वो वोकल हो गया, इतना ज्यादा वो प्रगतिशील हो गया कि वो अब मुद्दों पर लौट आया। क्या ये टाइम लिमिट बहुत कम है या बहुत ज्यादा है, या इतने कम समय में यूपी का वोटर इतना कैसे जागरूक हो गया? देखिए आप ग्राउंड लेवल पे कहीं जाइए, हमने देखा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे लोग थे जो पब्लिक ओपिनियन ले रहे थे, जो बात कर रहे थे। एक चीज बहुत कॉमन थी, मैं खुद भी बाहर निकला था पहले चरण में, मैंने देखा था लोगों का एक कहना था कि भाई हम आज के समय में उत्तर प्रदेश में योगी मॉडल से खुश हैं, लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ा विषय था, बहुत अच्छे से हैंडल किया गया भाजपा की सरकार में। दूसरी बात कि जो योजनाओं का लाभ है, जो बिल्कुल राशन की योजना, आवास की योजना, जो तमाम निचले स्तर पे जो पेंशन की योजना जो मिल रहा है और किसानों को जो मिल रहा है, ये फायदा दिख रहा है लोगों को। और इसी के काउंटर करते हुए आपको देखिए कांग्रेस को अपने मैनिफेस्टो में शामिल करना पड़ा कि हम 1 लाख सालाना देंगे, 8200 कुछ रुपए हर महीने हम देंगे किसानों के खाते में, लोगों के खाते में, क्योंकि इसका असर पड़ता है, इसका असर दिखाई पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि 5 साल में ये बड़ा बदलाव आया है कि एक बेनिफिशियरी सेक्टर तैयार हुआ है, जिसको इससे मतलब है कि देखिए हम सुरक्षित हैं, पैसा मिल रहा है, स्वरोजगार मिल रहा है, काम मिल रहा है, सुरक्षित है। ये एक बड़ा सेक्टर तैयार हुआ है। मुझे लगता है कि वो भी जातियों में उलझा हुआ है, लेकिन मोटे तौर पर वो देख रहा है कि भाई हमको इससे फायदा और नुकसान तो हो नहीं रहा है। तो एक बड़ा जो सेक्टर तैयार हुआ है 5 साल में, ये एक बड़ा चेंज आया है कि केंद्र में मोदी की सरकार, उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार। मतलब इंडिया अलायंस के फेवर में कोई चेंज नहीं आया, आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने अपनी स्कीम्स दी, बीजेपी की वेलफेयर स्कीम है उसको पसंद आ रही हैं, लेकिन
जाति के आधार पर अगर वोट पड़ेगा तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं रहा इंडिया अलायंस के नेताओं के प्रति। जाति के आधार पे वोटिंग ट्रेडिशनल टाइप ऑफ वोटिंग है। हाँ। उसमें एग्रेसिव बदलाव नहीं देखा जा रहा कि नए लोग नहीं जुड़ रहे हैं, जो हाँ। पुराने हैं वही हैं। आप जो यूथ है, जो नया वोटर है, जो महिलाओं को आप मत भूलिए, एक महिलाओं के आप समझ नहीं पाएंगे कि वो किसको वोट कर रही हैं। किसानों को आप नहीं समझ पाएंगे कहाँ वोट कर रहे हैं। जो हमको दिख रहा है रैलियों में, सोशल मीडिया पे, जो एग्रेसिव वोटर है जो बोल रहा है, उसके आधार पर मुझे लगता है कि तमाम तरीके की बातें कही जा रही कि इंडिया अलायंस उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा करने जा रही है। लेकिन एक बहुत बड़ा साइलेंट वोटर है, बेनिफिशियरी सेक्टर है, यूथ है, महिलाएं हैं, वो खामोश है। और मुझे लगता है कि वो पैटर्न बिल्कुल अलग, 5 साल में ये एक बड़ा बदलाव आया है। ठीक बात है। तो कुल मिलाकर के वोटिंग हो रही है और अभी कुछ घंटों में ये पता चल जाएगा, एग्जिट पोल में कम से कम ये क्लियर होने की कोशिश करने की कोशिश करेंगी तमाम एजेंसियां कि कौन बढ़त में है, कौन पीछे है, यूपी में कितना क्या रहा, क्या अच्छा रहा। लेकिन इन चुनावों के दौरान जो हमारी टीम ने देखा, जांचा, परखा और समझा, उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में कम से कम कोई बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, कोई बहुत बड़ा अंडर करंट नहीं देखने को मिला। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि कुछ सीटों का उलटफेर इधर उधर हो सकता है, लेकिन अपर एज में कौन रहेगा ये बड़ा सवाल है। और हो सकता है 4 जून को ये बात भी एकदम साफ हो जाएगी कि किसको सत्ता मिलने जा रही है और उत्तर प्रदेश में किसने बाजी मारी है। तो कुल मिलाकर के आज के डिस्कशन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए डेली लाइन के साथ।